तो वो सब हम कर चुके थे, राइट। एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रह गया और वो है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको काफी पहले से मैं बोलता आ रहा हूँ कि ऐसा होता है कि सर्किट में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करते हैं और चार्जेस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने लगते हैं, तो क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में करंट ट्रांसफर होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है और उसको हम करंट कहते हैं, ठीक है। और करंट के साथ साथ देयर इज वेस्टेज ऑफ दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन, और वो जो वेस्टेज है वो हीट में कन्वर्ट होता है। ये आपको मैं काफी टाइम से बोलता आ रहा हूँ, है ना। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि हम चाहते हैं कि बल्ब जस्ट ग्लो करे, बल्ब हीट अप ना हो, राइट। फैन जस्ट हमें हवा दे, है ना। फैन जस्ट मूव करे जब, तो हवा आए, हीट ना हो फैन। इसी तरीके से रेफ्रिजरेटर कूलिंग का काम करे, कूलिंग के अलावा काम ना करे। लेकिन हर एक अप्लायंसेस में हम ये देखते हैं कि हर एक अप्लायंसेस में हीटिंग इफेक्ट जरूर आ जाता है और वो इसलिए आता है क्योंकि हमारी कोई भी डिवाइस प्रॉपरली कंडक्टर नहीं है ना। देयर इज सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन ऑल द डिवाइसेस। ये भी बात करी थी, किसी स्टूडेंट ने बोला था कि सर सुपर कंडक्टर आर द डिवाइसेस विद नो रेजिस्टेंस। तो मैंने बोला था कि सुपर कंडक्टर जो है वो नेचुरल स्टेट नहीं होती, वो अचीव्ड स्टेट होती है, यानी कि हम अचीव करते हैं उसको, ठीक है। तो ये कंडक्टिविटी पे था पार्ट। आज हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट करेंगे। राइट, तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके साथ। फिर से स्क्रीन खराब कर रहा है। कोई नहीं, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट में जो सबसे मेजर रोल आता है वो आता है आपका पार का, और आपका आता है हीट का, जिसको आप एच से डिनोट करते हो, हीट, राइट। अब देखो, आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो हमारा वर्क डन होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और जब हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में पढ़ने लगे थे, तो हमने पढ़ा था कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, राइट। अब ये हमने वर्क डन कहा था, और वर्क डन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी होता है, ये भी हमें पता है कि वर्क डन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वर्क डन। और एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, V इंटू क्यू, ठीक है। अब पार जो होती है वो होती है एनर्जी, कितनी आप एनर्जी रिलीज कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो, कोई भी फॉर्मूला जो है वो कहीं एक्सटर्नल जगह से नहीं आया, इंटर रिलेटेड होते हैं सारे। तो वही इंटर रिलेशन आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ
कि पार होती है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी है हमारी v इंटू क्यू अपॉन टाइम, ठीक है। अब आप v इंटू क्यू बाय टी करोगे तो ये क्या बन जाएगा, v इंटू आई, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है पार का। तो पहला फॉर्मूला जो पार का आपका बनता है वो बनता है v इंटू आई, ठीक है। अब सिंस v इज इक्वल टू आई आर है, ठीक है, तो पार को मैं v इंटू आई जब लिख रहा हूं तो v को i इंटू आर से रिप्लेस करूंगा, तो ये हो जाता है आई स्क्वेयर आर। तो ये मेरा पार का फॉर्मूला बन जाता है। यानी किसी भी सिस्टम में अगर मुझे पार कैलकुलेट करनी है तो पार इज द फैक्टर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन द सिस्टम, ठीक है। तो ये आपका पार का है, ठीक है। अब सर लास्ट लाइन समझ नहीं आई। लास्ट लाइन में कुछ नहीं लास्ट किया, एक बार फिर से रिपीट कर दो। लास्ट लाइन में कुछ नहीं किया। रिपीट कर दो। v इंटू आई जो होता है, ये जो v इंटू आई आया यहाँ से, v इंटू क्यू बाई टी को हमने करंट से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो v इज इक्वल टू आई आर में से यहाँ पे जो v है उसको i इंटू आर लिखा है मैंने, बस i इंटू आर लिखा तो ये हो गया आई स्क्वायर और ये हो गया r। तो पार का जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया आई स्क्वायर आर, ठीक है सर ओके। तो ये एक पार का फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हो। अब जो हीट होती है उसके लिए जूल्स ने एक लॉ दिया था, उसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। तो जूल्स ने कहा था कि जो हमारा हीट होती है एक सिस्टम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे करंट के स्क्वायर के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे रेजिस्टेंस के, ठीक है। और ये डिपेंड करती है कितने टाइम पे हम ये हीट फ्लो करवा रहे हैं, कितनी देर तक हमारे सर्किट में करंट इस्टेब्लिश हो रहा है। तो इसको फॉर्मूले को जब हमने एक्सपेंड करना चाहा तो हीट बनी आई स्क्वायर आर टी। अगर आप आई स्क्वायर आर टी को देखोगे तो ये है क्या एक्चुअली में, पार इनटू टाइम। यानी हीट क्या है, कितनी पार कंज्यूम हो रही है इनटू मल्टीपल ऑफ टाइम। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखोगे, आपके पास अगर एनसीईआरटी हो पेज नंबर 217, तो 217 के जो ऊपर एकदम टॉप पे लिखा हुआ है आई स्क्वायर आर टी, हीट की इक्वेशन दी है और कहा है कि दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग व्हिच स्टेट्स दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टर। अब आपको सर्किट में मैंने समझाया था ये एक रेजिस्टेंस होता है, तो हीट किस में प्रोड्यूस हो रही है, इस रेजिस्टेंस में ही ये हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। रेजिस्टेंस और लोड में भी आपको डिफरेंस समझाया था मैंने कि लोड क्या होता है, लोड एक ऐसी डिवाइस होती है जहां पे आप अपना करंट को यूज कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे बल्ब लगा है तो बल्ब हो गया लोड, ठीक है। और अब स्टूडेंट्स ज्वाइन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि 100 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, ठीक है, तो 100 स्टूडेंट्स के ऊपर ज्वाइन ही नहीं होता, तो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ स्टूडेंट्स को। रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा मैं, इसीलिए बोलता हूँ टाइमली ज्वाइन कर लो। तो टंगस्टन का काम जो है वो मैं अभी समझाता हूँ, पहले मैं अपनी बातें कंप्लीट कर लूँ। तो लोड और रेजिस्टेंस में ये डिफरेंस होता है। लोड जो आप यूज करते हो, जैसे कि आपकी डिवाइस जो कि बल्ब हो सकती है आपकी, जो कि फैन हो सकता है आपका, ठीक है, ये आपकी डिवाइस हो सकती है, हीटर हो सकता है, ये सारी आपकी डिवाइसेस हो सकती हैं। और रेजिस्टेंस होता है जो कॉमन आपके सर्किट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। आई स्क्वायर आर टी जो है वो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, और V इज इक्वल टू आई आर जो था वो आपका ओम्स लॉ था। तो अलग अलग लॉ हैं, दोनों दोनों सेम लॉ नहीं है। V इज इक्वल टू आई आर से ओम्स लॉ आया, और ओम्स लॉ का यूज हमने यहाँ किया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है जिसका न्यूमेरिकल जो पार्ट है वो बहुत ही छोटा है। आपका क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन है, अगर हर सेकंड में इन ईच सेकंड 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड, 100 जूल ऑफ हीट जो है वो हर सेकंड में प्रोड्यूस्ड हो रही है इन 4 ओम रेजिस्टेंस। 4 ओम के रेजिस्टेंस में, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें पर सेकंड की बात करूं तो 100 जूल ऑफ हीट पर सेकंड प्रोड्यूस हो रही है
फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू आपको पता लगानी है। तो आपको 1 मिनट दे रहा हूं। सर 20 सर 20 वोल्ट। 20 होगा। सर 20 वोल्ट। 20 करीब यस सर 20 20 वोल्ट। वोल्ट्स। सर 20 वॉट। सर 25 वोल्ट। 20 वोल्ट। 25 वोल्ट। गलत है, सर 20 25। सर 20 वोल्ट्स। 20 ही होगा। सर ठीक है, कैसे होगा? पहले आप वोल्ट। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से आप करंट निकाल लोगे, है ना? पहले यही किया होगा आप सभी ने। सर डायरेक्ट v आप स्क्वायर अपॉन r से अपनी माइक को ऑफ कर दो। वी स्क्वायर अपॉन आर से भी कर सकते हो, आई स्क्वायर आर टी से भी कर सकते हो। आपका पर्पस पोटेंशियल निकालना है तो आप वी स्क्वायर अपॉन आर से भी कर सकते हो, हीट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर यूज करके, या फिर आप आई स्क्वायर आर टी यूज कर लो। तो हीट यहाँ से आप हीट अपॉन आर टी का अंडर रूट ले लोगे तो आई निकल जाएगा, यहाँ से भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। अगर ये लोगे आप तो ये आपका हो जाएगा 100 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है 4 इंटू टी, तो ये आपका हो गया 25 अंडर रूट, और 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 एम्पियर। तो करंट आ गया आपका 5 एम्पियर। अब आपका क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, तो करंट है आपका 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस आपका 4 ओम, तो पोटेंशियल आपका आ गया 20 वोल्ट। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, जिससे आपके अगर आई स्क्वायर आर टी आपकी इक्वेशन में या वी स्क्वायर आर बाय आर है ना, या आप अगर v इंटू आई इंटू टी लिख रहे हो, जो भी आप यूज कर रहे हो, तो आपके पास कौन कौन से यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, हीट है, करंट है, रेजिस्टेंस है, टाइम है, ठीक है, पार भी आप एक वेरिएबल यहाँ से निकाल सकते हो। तो इतने सारे वेरिएबल के बेस आपका एक न्यूमेरिकल यहाँ से आ सकता है, राइट। अब बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो भाई पहले तो ये हीटिंग इफेक्ट जो था अपने लिए प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम इसलिए था क्योंकि हम उन डिवाइसेस की बात कर रहे थे जहां पे हम हीटिंग चाहते ही नहीं है, ठीक है। मैं एडमिट नहीं कर सकता क्योंकि लिमिट एक्सीड हो गई है, इसलिए मैं किसी को एडमिट नहीं कर पा रहा हूँ। रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा अब, ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो पहले तो अपने लिए प्रॉब्लम थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जहां पे हमें एक्चुअली में हीट चाहिए, जैसे घर में आयरन होता है आपका, आयरन की जो शेप होती है ना कुछ इस तरीके की, जो लोअर शेप होती है आयरन की, जिससे आप क्लोथ्स को स्मूथ एंड प्लेन करते हो, उसके अंदर एलिमेंट लगा होता है इसी शेप का। अब होता क्या है, वो एलिमेंट जो होता है वो हाई रेजिस्टेंस एलिमेंट होता है। अब जितना भी करंट आ रहा है वो सारा इस एलिमेंट में जा रहा है, और ये एलिमेंट होता है हीट। अब ये एलिमेंट आपके आयरन से कनेक्टेड होता है, जो कि आयरन आपका जो लोअर पार्ट होता है वो एक्चुअली में आयरन या फिर एलॉय स्टील का होता है। तो एलिमेंट अंदर का हीट होता है, फिर आपका ये पार्ट हीट होता है, और इससे आप अपने कपड़ों को प्रेस कर पाते हो। इसी तरीके से आपका टोस्टर है, जिसमें आप अपने ब्रेड्स को टोस्ट करते हो, है ना, वो आपका हीटिंग इफेक्ट का यूज करता है, प्रॉपर हीट होता है। आप घरों में पहले ऐसे रॉड्स आती थी, है ना, कि जिनसे आप अपने पानी को बकेट में इनको रिलीज कर देते थे और पानी को गर्म कर लेते थे, है ना, इस तरीके की रॉड्स आती थी आपकी। उनमें भी वो रॉड क्या प्रॉपर आयरन की होती थी, तो वो जो आयरन पार्ट होता था वो हीट हो जाता था, और हीटिंग ट्रांसफर हो जाती थी आपके वाटर में, और उससे पानी भी गर्म हो जाता था। इसके बाद जब इन्वेंशन हुई तो आपके गीजर आ गए, जो आपके इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं, स्मार्ट डिवाइस होती है, पानी इनके अंदर स्टोर भी होता है और गर्म भी हो जाता है। इनके अंदर का गीजर के अंदर का पार्ट जो होता है वो आपका मेटेलिक पार्ट होता है, ठीक है, और डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का गीजर है, उसी तरीके की हीटिंग, उतनी जल्दी हीटिंग होती है। ये हीटिंग इफेक्ट की प्रैक्टिकल अप्लायंस है। आपके जो एनसीईआरटी है उसमें आपका बल्ब का जिक्र किया हुआ है कि बल्ब में जो आपका ऐसे करके एक पार्ट लगा होता है, जिसके बारे में आप पूछ रहे थे, टंगस्टन। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है आपका 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी ये बल्ब के अंदर लगा होता है, एक हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जब टंगस्टन में करंट सप्लाई होता है तो ये हीट होता रहता है, और उसकी वजह से यहाँ पे हीट होने की वजह से पावर का रेडिएशन होता है, और वो रेडिएशन से आप
चीजें देख पाते हो, विजिबल हो पाती है, ठीक है। और केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन भी भरी जाती है बल्ब्स में, और आर्गन गैसेस भी भरी जाती है, ताकि ये जो फिलामेंट है इसकी लाइफ जो है वो लंबी रहे, ठीक है। और इसमें कुछ पार्ट रेडिएशंस में यूज होता है और कुछ पार्ट हीट में हो जाता है। तो पहले जो आपके येलो कलर की जो लाइट देते थे ना बल्ब, वो बड़े हीट होते थे, तो उनमें यही प्रिंसिपल फॉलो होता था। तो ये आपकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग है, ठीक है। और इसके अलावा एक घर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज होती है और वो होता है फ्यूज, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि आप, जैसे आपकी एकदम से मान लो आपने एसी भी चला दिया, मोटर भी चला दी, फ्रिज भी चला हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आपने गीजर भी चला दिया घर का, आपने 4 अप्लायंस चला दिए। तो कभी कभी क्या होता है, ये चारों अप्लायंसेस जो हैं आपके जो मीटर है उसके लोड को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। आप अगर मीटर के अपने बिल में चेक करोगे ना, तो उसमें लिखा होता है कि आपका मीटर 1 किलोवाट का है या 2 किलोवाट का है। Yes, sir. तो वो लिमिट करा होता है कि इतना ही लोड आपका ये मीटर झेल सकता है। अगर इस लोड से ऊपर आपने इस अपने sir. मीटर पे आपने लोड दे दिया ना, तो आपका एमसीबी जो है वो ट्रिप कर जाएगा। अब ये एमसीबी ट्रिप इसलिए कर रहा है क्योंकि आपकी जो एमसीबी के अंदर की फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाती है। अब ये फ्यूज वायर क्या होती है, तो ये जो फ्यूज वायर होती है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो थोड़ा सा, बाकी जो आपकी सर्किट की वायर होती है उससे लो होता है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही लोड बढ़ा, अब मान लो लोड बढ़ा तो क्या होगा, करंट जो है वो आपकी सारी वायर्स में जाने वाला है। उससे हो सकता है कि वायर के थ्रू करंट चला जाए क्योंकि उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, वो पिघलेंगी नहीं, और आपकी डिवाइस पे चला जाए करंट, और आपकी डिवाइस को चाहिए था 2 एम्पियर, वहां पे आ गया करंट 10 एम्पियर और आपकी डिवाइस उड़ गई, खराब हो गई। इससे बचने के लिए, अपने पूरे सर्किट को खराब होने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूज वायर लगा देते हैं सीरीज में। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूज वायर पूरे घर के सर्किट के सीरीज में लगाते हैं। इसका क्वेश्चन आता है कि व्हाई फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज, या क्वेश्चन आ सकता है फ्यूज वायर शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, तो जस्टिफाई और आंसर। तो क्वेश्चन यही होगा कि फ्यूज वायर को हम लोग पैरेलल में नहीं लगाएंगे, क्योंकि पैरेलल में लगाएंगे तो सिर्फ उस पर्टिकुलर सर्किट पे असर पड़ेगा जिस सर्किट में कनेक्ट किया है, ठीक है। जैसे समझाता हूँ, मान लो घर का सर्किट जो है वो कुछ इस तरीके से है ना, यहाँ पे सारी अप्लायंसेस लगे हुए हैं। अब मान लो मैंने फ्यूज वायर यहाँ पैरेलल में लगा दी, अब फ्यूज वायर ऐसे करके लगा दी। अब होगा क्या कि फ्यूज वायर तो सिर्फ इस वाले पार्ट को ठीक खराब कर देगी ना, बस इस वाले पार्ट में करंट को जाने से रोक देगी, लेकिन यहाँ तो करंट चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से करा जाता है कि बिल्कुल मेन सप्लाई के बाद जो फ्यूज लगाया होता है वो सबके सीरीज में हो जाता है, इन सबके सीरीज में है यहाँ पे। यानी अगर यहाँ से लोड बढ़ा और ये मेल्ट कर गया तो यहीं से सर्किट ब्रेक हो गया और यहाँ सर्किट में करंट जाएगा ही नहीं। तो फ्यूज वायर का ये एक आपका काम होता है। क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई फ्यूज वायर हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। कौन है भाई, अपना माइक म्यूट कर लो। व्हाई फ्यूज वायर हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ये आपका एक क्वेश्चन आता है काफी बार। क्वेश्चन ये भी आ सकता है व्हाई फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फ्यूज वायर। तो फ्यूज वायर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब फ्यूज वायर जरूरी नहीं है सिर्फ सर्किट में लगा होगा, आप एक वो आता है आपका एक मल्टीपल सॉकेट बोर्ड आता है जिसमें 4 से 5 आप अपने कनेक्शंस लगा सकते हो, 4 से 5 प्लग्स लगा सकते हो। आपके उसके मल्टीपल सॉकेट बोर्ड के अंदर भी फ्यूज लगे होते हैं। वो भी इसलिए लगे होते हैं कि कोई एक अगर आपका सॉकेट खराब हो गया तो बाकी सारे खराब ना हो, अलग अलग सॉकेट पे अलग अलग फ्यूज लगे होते हैं। आपके टीवी में भी फ्यूज लगा होता है। अगर टीवी जो है अगर उस पर करंट आ गया तो पहले फ्यूज उड़ जाएगा, बोलते हैं ना फ्यूज उड़ गया डिवाइस का, हो सकता है डिवाइस का फ्यूज उड़ा हो। तो किसी भी डिवाइस को चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि सबसे पहले उसका फ्यूज चेक कर लो। एक तो हमने सर्किट के मेन में लगा दिया फ्यूज को, और दूसरा हमने हर डिवाइस में एक फ्यूज लगा दिया, ताकि गलती से भी अगर करंट उस फ्यूज के बाद भी चला जाए, मान लो गलती से कहीं पे, तो आपकी डिवाइस का जो फ्यूज है वो मेल्ट कर जाए और आपकी डिवाइस कम से कम बच जाए। तो ये आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती है फ्यूज की, ठीक है। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट चीज है वो है आपकी इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर जो है वो उसके लिए आपको अलग अलग
यूनिट्स दी हैं, तो आप जिसमें मेजर करते हो अपनी पावर को वो आप वॉट और किलोवाट में मेजर करते हो, तो वॉट और किलोवाट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिस तरीके से पावर होती है आपकी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ठीक है। तो अगर 1 वॉट बोल रहा हूं तो वो क्या होगा, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूसिंग 1 एम्पियर ऑफ करंट, देन पावर इज सेड टू बी 1 वॉट, ठीक है। 1 किलोवाट आवर को आप 9th में भी डिफाइन कर चुके हो, यहाँ भी डिफाइन करेंगे। 1 किलोवाट आवर का मतलब 1000 वॉट हो गया, क्योंकि किलोवाट है, और आर में होते हैं 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम, तो ये आता है 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड, यूनिट कन्वर्जन है। तो वॉट सेकेंड जो होता है इसको हम लोग जूल भी बोलते हैं। तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल ऑफ आपके पास एनर्जी होती है इन 1 किलोवाट आवर। क्वेश्चन आता है ना कि 1 किलोवाट आवर क्या है, डिफाइन 1 किलोवाट आवर, तो आप उसको इन द टर्म्स ऑफ जूल्स डिफाइन कर सकते हो, आप उसको पावर के फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो, आप उसको पावर के फॉर्मूला से डिफाइन कर सकते हो। तो ये आपके अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके इसमें मोर टू नो फैक्ट भी दिया हुआ है और उसको मैं डिस्कस भी करना चाहूंगा। इसमें लिखा है कि बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होते हैं, ठीक है, और सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होते हैं तो जो गवर्नमेंट है वो हमें इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही है। ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्जेस आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन वायर, क्योंकि वायर एक मेटल है, मेटल कंटेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो पे करते हैं पैसा, वो इसलिए पे करते हैं क्योंकि वो हमें वो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं हमारे सर्किट में, ठीक है। तो आपका लिखा हुआ है इसमें कि हम वी पे द एनर्जी, वी पे फॉर द एनर्जी दैट वी आर यूजिंग, नॉट फॉर इलेक्ट्रॉन्स, वी आर पेइंग फॉर द एनर्जी दैट वी आर यूजिंग, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज थी इसमें। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग भी कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, एक इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर रेटिंग है 400 वॉट, ठीक है, ऑपरेट्स, इसको मैं घर में 8 आवर्स पर डे चलाता हूं, हर दिन 8 घंटा चलाता हूं, 8 आवर्स पर डे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की क्या कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट, इसको मेरे को चलाना है, ऑपरेट करना है 30 डेज के लिए, 30 डेज के लिए ऑपरेट करना है, और हर किलोवाट आवर की जो कीमत है वो 3 रुपए है। समझ में आया आपको क्वेश्चन, कि आपका जो इलेक्ट्रिकल बल्ब है वो 400 वॉट का है, वो सॉरी रेफ्रिजरेटर जो है उसकी एनर्जी जो पावर जो वो कंज्यूम करता है वो 400 वॉट कंज्यूम करता है। आप 400 वॉट को चलाते हो 8 आवर्स पर डे, आपको 30 दिन अगर ये फ्रिज चलाना है, एक कॉमन है तो ऐसा हम करते ही हैं, 30 दिन अगर हमने वो फ्रिज चलाना है तो हमें कितनी कॉस्ट ऑफ एनर्जी पड़ेगी, ये आपको कैलकुलेट करनी है। और आपका 1 किलोवाट आवर जो है, 1 किलोवाट आवर जो है वो आपका, आपको ये नहीं बताना कि पावर कितनी, आपको ये बताना कितने पैसे हमें देने पड़ेंगे इतने किलोवाट आवर के लिए। 96 किलोवाट आवर आपका आंसर सही है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसी के नहीं है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है तीनों चीजों के, क्योंकि I2RT आप यूज करते हो उसमें। 282 रुपीज नहीं, 282 नहीं, गलती हो रही है, 96 इंटू 3 राइट, 6 3 18, 9 3 27, 288 राइट, 288 राइट 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 राइट। तो जिनका नहीं आ रहा मैं उनको समझा देता हूँ भाई, आपका जो एनर्जी है वो हो गई आपकी पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो पावर है आपकी 400, टाइम है आपका 8 घंटे, तो पहले आप 400 इंटू 8 करोगे, लेकिन आप इसे 30 दिन तक भी चला रहे हो, तो 400 इंटू 8 इंटू 30 करोगे, तो आपका ये आ जाएगा 9600 वॉट आर, क्योंकि आर में आपने ये यूज किया, आर में, और आर को मल्टीप्लाई किया डेज से, और 400 वॉट, इसको आप किलोवाट में कर रहे हो तो यार आपका 96 किलोवाट आर। अब आपकी 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर जो था उसके लिए आप 3 रुपए पे कर रहे थे, तो आप 96 किलोवाट आर के लिए कितना मनी पे करोगे, तो वो आपका हो जाएगा 96 इंटू 3, दैट इज आपका ₹288। तो देख रहे हो आप, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था
मतलब 288 रुपए, लगभग 300 रुपीज हम लोग अपने रेफ्रिजरेटर के लिए पे करते हैं अगर हम 3 रुपए पर यूनिट दे रहे हैं और 8 घंटा एक दिन में अपने रेफ्रिजरेटर को चला रहे हैं। जबकि हमारे घरों में तो रेफ्रिजरेटर पूरे दिन कंज्यूम करता है बिजली, है ना। तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था। अब अगर मैं सारी चीजों को सम अप करूं तो सबसे पहले मैंने पढ़ा चार्जेस के बारे में, ठीक है। चार्जेस के क्वांटाइजेशन को पढ़ते हुए मैंने Q इक्वल टू एन ही पढ़ा। क्वांटाइजेशन के बाद मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ा कि भाई चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, देन चार्ज इज क्वांटाइज्ड, देन पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस आर देयर, देन पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्जेस का फ्लो होता है। 9600 वॉट आवर होगा, हाँ 96,000 वॉट आवर होगा रोनित, हाँ 96,000 होगा वॉट आवर। 96,000 को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किलोवाट आवर में, सही है। वो यहाँ पे कर लेते हैं, 101 और लगा देते हैं भाई, कहाँ गया। हाँ 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट होता है, राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को पढ़ने के बाद हमने कहा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को पढ़ लेते हैं, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हमने देखा तो हमने उसे करंट बोल दिया। यहाँ पे हमने करंट की भी प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया। जब हमें करंट और चार्ज समझ में आ गया तो हमें ये पता लगा कि भाई चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए हमें वर्क डन करना होता है, उस वर्क डन को हमने बोला पोटेंशियल डिफरेंस, या उसको हमने पोटेंशियल का नाम दिया। जब हमारे पास पोटेंशियल आ गया, करंट आ गया, तो हमें पता लगा कि भाई हमारा कोई भी डिवाइस प्रॉपर कंडक्टर नहीं है। देयर इज सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑफर्ड बाय डिवाइस व्हेनेवर वी आर यूजिंग दैट डिवाइस, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, राइट। तो हमें पता लगा कि डिवाइस में रेजिस्टेंस भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है, तो फिर हमने V इज इक्वल टू आई आर समझना चाहा, जिसको हमने ओम्स लॉ बोला, और हमने कहा रेजिस्टेंस जो है वो डिवाइस में होता ही। आर इक्विवेलेंट पढ़ा हमने सीरीज के लिए, तो वहां पे हमने R1 R2 R3 एंड सो ऑन पढ़ लिया। आर इक्विवेलेंट हमने पढ़ा फॉर पैरेलल के लिए, तो हमने वहां पे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 पढ़ लिया। यहाँ पे हमने अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस को देखा। वर्क डन के हमने एक और फॉर्मूले को पढ़ा, जो कि हमारा हो गया पोटेंशियल इनटू अमाउंट ऑफ चार्ज हम जो लेके आते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशंस पढ़ने के बाद हमने पार को पढ़ा, पार हमने V इंटू आई लिखा, पार को हमने I²R भी लिखा। उसके बाद पार को हमने वर्क डन से ही समझा था, फिर हमने इसे हीट में भी कन्वर्ट करना चाहा तो हमने I²RT भी लिख दिया, है ना। और पार हमने डिराइव करी थी एनर्जी अपॉन टाइम टेकन से। फिर हमने कमर्शियल यूनिट पे भी बात करी, जहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया कि हम कितना कंजप्शन करते हैं। तो भाई जो मेरा पूरा चैप्टर है वो इन्हीं चीजों के अराउंड लाई करता है, ठीक है। पूरा चैप्टर हमारा इन्हीं चीजों के अराउंड लाई करता है। और स्क्रीन मैं छोटी कैसे करूं, मेरी तो स्क्रीन इतनी ही है। तो इतनी आएगी भाई, आप अपना स्क्रीन का साइज थोड़ा छोटा कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल्दो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आप सभी के साथ इसकी पूरी, और आप इसको देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बाद में, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उससे पहले हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करना चाहेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे नहीं भागेंगे क्योंकि हमारा PT1 है, ठीक है। और PT1 की अगर मैं बात करूं तो PT1 में हमारा फिजिक्स का एक ही चैप्टर आना है, जो कि आपका यही वाला चैप्टर था, ठीक है।
इसके बाद फिजिक्स का जो आपका चैप्टर है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, लेकिन इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए। अगले क्लास में मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा कॉम्बिनेशन के, अभी हमने क्वेश्चंस करे नहीं हैं, ठीक है। अब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख लेना, वो मैंने कैंसिल कर दिया स्क्रीन शेयरिंग, तो वो वापस चला गया, ठीक। तो पढ़ना जरूर इस चैप्टर को, इसके नोट्स बना लेना, एनसीईआरटी से नोट्स टफ नहीं होंगे क्योंकि सारा वीडियो फॉर्मेट में। आपको जो भी लिंक मैं देता हूँ IGCBSE चैनल नाम से, उस चैनल में आप सारे वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। उसमें और भी एक्स्ट्रा वीडियोस आते हैं, चार्जर का वीडियो मैंने बनाया था, उसमें इंटरनल पार्ट्स भी दिखाए थे आपको चार्जर के, और काफी लोगों ने खुद भी प्रैक्टिकली वो देखा था, है ना। तो ऐसे हम देखते रहेंगे, लेकिन आपका भी उसमें पढ़ना और समझना जरूरी है। तो मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूँ, अगली मीटिंग में क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नोट्स को आप भाई जैसे मर्जी बनाओ, कह रहे हो कि कंप्यूटर पर बनाकर उसे प्रिंट करवा सकते हैं, कर लो। वी आर यूजिंग डिजिटल मीडिया, यू कैन ऑल्सो यूज डिजिटल मीडिया। आप नोट्स को वैसे ही बना लो जैसे आप बना सकते हो। मेरा बस पर्पज ये है आप पढ़ो, मेरा ये पर्पज नहीं कि आप मेरे को कॉपी दो, किताब दो, लेकिन काम टाइम पे करो, अपना पढ़ लो, ठीक है। सेम टू यू। नोट्स बनाने सेंड किया है वो भी लिखना है, जो सेंड किया है उसमें से और अपनी जो समझ आपको आई उसमें से, दोनों में से नोट्स बना लो, ठीक है। आपको लग रहा है जो सेंड किया है वही काफी है तो उसी को नोट्स की तरह यूज कर लो, डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आई एम एंडिंग दिस मीटिंग। पढ़ के आना अगली बार, क्वेश्चंस करेंगे, राइट, बाय। स्कूल के नोट्स आपके लिए हैं, आप उससे नोट्स बना सकते हो, आप अपने और नोट्स को मॉडिफाई कर सकते हो। आपको पेपर देना है तो आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाओ, दैट इज ऑल।